मैं दो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर सबसे पहले समझते कि हुआ क्या। सो लेट्स बिगिन। समय रैना एक बहुत पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करते हैं, जो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सरकास्टिक वर्जन है। हर एपिसोड में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं जो कंटेस्टेंट के टैलेंट को देखते हैं 90 सेकंड्स के लिए। पर ये शो दूसरे टैलेंट शोज की तरह नहीं है। इसका इंस्पिरेशन एक अमेरिकन शो किल टोनी है, जबकि एंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट के टैलेंट से ही नहीं बल्कि जजेस के रिएक्शन और उनके जोक से आता है। इसने ऐसे करा है, जैसे भगवान है। इनमें से कई जोक्स आपको दूसरे कॉमेडी शोज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए शो नहीं है। इस शो के ह्यूमर को डार्क ह्यूमर कहा जाता है और कई जोक्स बहुत एजी होते हैं। शो के सारे एपिसोड YouTube में रिलीज करे जाते हैं और जहां मोस्ट एपिसोड्स फ्री हैं, कुछ बोनस एपिसोड्स भी हैं जो समय रैना के बस YouTube मेंबर्स ही देख सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए आपको करीब 60 रुपए देने होते हैं हर महीने के लिए। 8 फरवरी को समय का एक एपिसोड रिलीज हुआ बस मेंबर्स के लिए, जहाँ कई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स थे, जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने एक सवाल पूछा, Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अब हो सकता है ये जोक ओरिजिनल भी ना हो, क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक अमेरिकन यूट्यूब चैनल OG क्रू में सेम लाइन बोली गई थी। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? अब जिस समय रणवीर ने जोक क्रैक किया, तब शायद उनको रियलाइज नहीं उन्होंने क्या बोला। पैनल और ऑडियंस भी उनके साथ हंस रही थी, पर एपिसोड के रिलीज होने के कुछ घंटे बाद चीजें बदल गई। ये क्लिप पूरी तरह वायरल हो गई। समय रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत खुदे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, जैसे ट्विटर या फिर एक्स पर ये वायरल हुई जब @FadedClone17 ने इस क्लिप को पोस्ट किया, जबकि अब ये अकाउंट डिलीट हो गया है। सब लोग इस क्लिप पर रिएक्ट करने लग गए। ये वही आदमी है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड दिया था। इस आदमी को ये भी नहीं पता कि किस चीज पर जोक मारना चाहिए या फिर नहीं। कई सेलिब्रिटीज भी अपना ओपिनियन देने लग गए, जैसे जर्नलिस्ट और लिरिसिस्ट नीलेश मिश्रा ने क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म को क्रिटिसाइज किया। पर यह मुद्दा बस सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा, उसने डिजिटल बाउंड्री क्रॉस कर दी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्ट किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाएंगी। ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस। जबकि 2 मुंबई के लॉयर्स ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी रणवीर और दूसरे क्रिएटर्स के खिलाफ। उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के विमेन कमिश्नर को लिखा कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ने भी रणवीर के खिलाफ एक पोस्ट किया। एपिसोड के रिलीज होने के 2 दिन बाद रणवीर ने अपना पोस्ट डाला माफी मांगते हुए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पर उस रात 8 बजे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पोस्ट किया एक्स पर कि वो रणवीर और दूसरों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर रहे हैं अभद्र चीजों को प्रमोट करने के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में फिर बवाल मच जाता है। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया, उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son that you did not treat. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। 11 फरवरी को बी प्राक अनाउंस करते हैं कि उनका पॉडकास्ट होने वाला था रणवीर के साथ, जिसको वो कैंसिल कर रहे हैं। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट YouTube को एक नोटिस भेजती है कि उनको ये वीडियो हटाना होगा देश के IT एक्ट 2008 सेक्शन 69A के तहत। मुंबई का साइबर डिपार्टमेंट फिर एक केस रजिस्टर करता है और मांग करता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट हो जाने चाहिए। 11 फरवरी को मुंबई पुलिस की एक टीम रणवीर के घर के बाहर पहुंचती है।
मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर बोलते कि 30 गेस्ट जो इस शो के सारे एपिसोड्स में आए उनको समन किया जा रहा है और ये शो देश के पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। 0R के दौरान शिवसेना के MP मांग करते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए। वो बोलते कि इन्फ्लुएंसर्स फ्री स्पीच को यूज करके क्या नॉनसेंस पोस्ट कर रहे हैं। याला कारण OTT प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन रणवीर, समय, अपूर्वा, जसप्रीत और आशीष को समन्स भेजता है। शो के प्रोड्यूसर्स तुषार और सौरभ को बोला जाता है कि उनको 17 फरवरी को न्यू दिल्ली पहुंचना होगा नेशनल कमीशन फॉर विमेन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस दौरान टीवी चैनल्स 24 घंटे इस मुद्दे को ही कवर कर रहे हैं। तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए, ठीक है? ये कलंकार है, कलाकार नहीं कलंकार है। बैकलैश इतना बड़ा है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई लोग रणवीर को अनफॉलो कर देते हैं और समय रहना पोस्ट करते हैं कि उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। अब दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल इंसेंटिव्स। लेट्स स्टार्ट विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 11 फरवरी को अर्नब गोस्वामी ने अपना प्राइम टाइम डिबेट ऑर्गेनाइज किया जिसका टाइटल था बियर बाइसेप्स फिल्थ। I'm not for cancel culture, but I believe quite clearly that this is beyond everything. अर्नब गोस्वामी बोलते कि रणवीर इतनी घटिया भाषा कैसे यूज कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पर इस इशू को हटके हम 4 साल पहले जाते हैं। नवंबर 2020 को अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हुए थे। आप उनकी फोटो देख सकते हो। उनको अरेस्ट किया गया था अनवर नाइक के सुसाइड केस में। अनवर ने अर्नब का स्टूडियो डिजाइन किया था और वो एक आर्किटेक्ट थे। अनवर की पत्नी ने क्लेम किया कि अर्नब ने अनवर को फीस नहीं दी और अर्नब का नाम अनवर के सुसाइड नोट में भी है। पर इस अरेस्ट को कई लोगों ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड बुलाया क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस को अटैक किया था सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए। उस समय महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं थी बल्कि उदय ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की थी। कई बीजेपी मेंबर्स ने अर्नब की अरेस्ट को अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बुलाया। इवेंचुअली अर्नब गोस्वामी को जेल से राहत मिल गई और इस केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक चीज कही। उन्होंने कहा कि मैं उसका चैनल नहीं देखता और चाहे आपकी अर्नब से आइडियोलॉजी मिलती भी ना हो, पर अगर आज कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे देन वी आर ट्रैवलिंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता पर उसकी राइट जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स लोगों को टारगेट करने लग गई तो कोर्ट की जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की। तो वही आदमी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट किया वो आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि रणवीर को क्यों अरेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे मोक तो क्या बात कर रहा है यार, इधर की बात उधर कर रहा है। अर्नब का केस अलग है, रणवीर का केस अलग है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है। मैंने रिसेंटली रणवीर के डिफेंस में ट्वीट किया तो कई लोग जैसे इन महाशय ने मुझे रिप्लाई किया कि इसका मतलब है कि तुम रणवीर से अग्री करते हो, कैसे संस्कार है भाई तुम्हारे। पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि लोग वही चीज बोल सकते हैं जिससे मैं एग्री करता हूँ, बल्कि उसका मतलब होता है कि लोग वो चीज भी बोल सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कौन सी लिमिट्स? अगर कोई हेट फैलाए या फिर वायलेंस की मांग करे तब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता और उनको हमें रोकना चाहिए। पर एक बुरा जोक जो एक YouTube वीडियो में बोला जाए, क्या वो एक जोक मेरे लिए फनी था? नहीं। क्या मैं उससे अग्री करता हूँ? नहीं। पर क्या इस वजह से रणवीर को जेल जाना चाहिए? नहीं। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, जैसे एनिमल फिल्म। कम लिख माय शो। पर क्या इसका मतलब है कि एनिमल फिल्म को बैन हो जाना चाहिए? नहीं। कई चीजें जो आपको जिंदगी में पसंद नहीं आएंगी पर उससे वो इलीगल नहीं हो जाती। अगर पसंद नहीं है तो उनकी आलोचना करो, चाहे तो रणवीर के घर जाकर धरना करो, उससे माफी मंगवाओ। पर भाई बंदे ने तो अब माफी भी मांग ली, और क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग लीगैलिटी और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। Let them tell their story, their point of view. It's not necessary that you are going to agree with. Don't burden with your opinion. Morality is not equal to legality. मोरालिटी आती है पर्सनल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ से। आपके मॉरल्स मेरे मॉरल से डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग के लिए गाली देना इमोरल होता है जबकि कई लोग के लिए गाली देना इमोरल नहीं होता। तो मॉरल्स लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं पर लॉज नहीं। लॉ एक देश में सबके लिए एक समान होता है। अब हमारे देश में वो प्रैक्टिकली नहीं है पर थ्योरी में जरूर है।
प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि जो उनके लिए इमोरल है वो सभी के लिए इलीगल होना चाहिए। अगर गाली देना इलीगल होता तो दिल्ली के आधे लोग अभी जेल में होते। रणवीर का जोक इमोरल जरूर है मेरे लिए, पर इसका मतलब क्या वो इलीगल है? नहीं। इलीगल चीजों के लिए हम लोगों को जेल में डालते हैं और इमोरल चीजों के लिए हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम रणवीर को जेल डाल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में डिफाइन किया गया है। ये लॉ कहता है कि सभी सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, पर इस स्पीच पर खुली छूट नहीं दे रखी सरकार ने। कुछ कंडीशंस के तहत आपकी स्पीच को रोका जा सकता है। ये है कि अगर आपकी स्पीच देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को टारगेट करती है, अगर स्पीच से वायलेंस, टेररिज्म या फिर सिक्योरिटी बिगड़ सकती है, या फिर स्टेटमेंट से देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो सकते हैं दूसरे देशों के साथ। इसके अलावा अगर आपकी स्पीच से वायलेंस, राइट्स या फिर दंगे हो सकते हैं, या फिर कंटेंट ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यूज के खिलाफ है। अब ऑब्सीन, ऑफेंसिव और सोसाइटल वैल्यूज है क्या, ये डिफाइन नहीं किया गया और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बट बाय डिजाइन इस चीज को लिखा गया है ताकि सरकार जब भी चाहे किसी को भी अंदर कर दे। आज रणवीर समय हो सकते हैं, कल मैं हो सकता हूँ, पर ये रिस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थी, बल्कि कुछ समय के लिए हमारे देश में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। पर ये चेंज हुआ 1951 में जवाहरलाल नेहरू की बदौलत। एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है इस मुद्दे पर जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी, जिसने इंडिविजुअल राइट्स और हमारी सरकार के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको परमानेंटली बदल दिया। आजादी के बाद नेहरू सरकार के खिलाफ कई लीगल मुश्किलें आ रही थी अपने लॉज को पास करने के लिए। जैसे वो जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते थे और मीडिया पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते थे, पर वो ऐसे लॉज पास ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट ही कर दूं। इसीलिए उन्होंने पब्लिक ऑर्डर का टर्म डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्पीच पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है तो उसको रोका जा सकता है। अब कई पॉलिटिशियंस इस चीज के खिलाफ खड़े हुए, पर उनकी चली नहीं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने इसको जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने कहा कि मीडिया वाले देश के नौजवान को बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई न्यूज़पेपर्स वल्गैरिटी और इनडिसेंसी से भरे हुए हैं, जिससे हमारी नौजवान जनरेशन के दिमाग में जहर घोला जा रहा है और उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मॉरल प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हम अपने नौजवानों को इस जहर से कैसे बचाएं। ये था 1951 का साल, और 2025 में जो आप आर्गुमेंट सुनोगे ना, वो सेम ही है। लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकना चाहते हैं, ये कहते हुए कि यंग जनरेशन बहुत बिगड़ रही है। किसके बेसिस पर? एक जोक के बेसिस पर। देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे रणवीर का जोक अच्छा नहीं लगा, पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा और आपको अच्छा नहीं लगा, उससे वो इलीगल नहीं हो जाता। मुझे प्रॉब्लम है हिपोक्रेसी से। कुछ साल पहले एकता कपूर को पद्मश्री दिया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको पता है कि एकता कपूर कौन सा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ओन करती हैं? ऑल्ट बालाजी, जिस पर ये सब दिखाया जाता है, बेसिकली सॉफ्ट। रवि किशन ने रणवीर के कंटेंट को क्रिटिसाइज किया। बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये योगी कहते हैं कि रणवीर जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आपको पता है कि इस योगी ने सनी लियोनी की प्रोफाइल के नीचे क्या कमेंट किया? फॉलो मी। अब आप बोलोगे कि इन लोगों को भी जेल में डाल दो, पर ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट है कि कई चीजें हैं जिससे हम अग्री नहीं करते, जिसको हम इमोरल मानते हैं, पर उससे वो इलीगल नहीं हो जाती। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है पॉलिटिकल इंसेंटिव्स। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के चीफ मिनिस्टर जो गुवाहाटी में बैठे हैं, उन्होंने एक FIR क्यों दर्ज करी इंडियाज गॉट लेटेंट के खिलाफ। अब आसान होगा ये बोलना कि इंडियन पॉलिटिशियंस को कुछ पता नहीं, वो तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, पर ये गलत है। उल्टा मैं मानता हूँ कि इंडियन पॉलिटिशियंस आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन आवर कंट्री। वो जानते हैं कि उनकी जॉब क्या है, वो है इलेक्शंस को जीतना, और उनको पता है कि उन इलेक्शंस को वो कैसे जीतेंगे। और क्या ट्रिक है इलेक्शन जीतने की? विजिबिलिटी। जब तक एक पॉलिटिशियन पब्लिक की आंखों के सामने नहीं होगा, तब तक वो उनके दिमाग में नहीं होगा इलेक्शंस के दौरान। कार्तिक मुरलीधरन ने इसके बारे में बहुत लिखा है अपनी किताब में।
वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस हर बार वैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जिससे उनको इमीडिएट रिजल्ट्स मिले। सब्सिडीज, फ्रीबीज, हैंडआउट्स, ये ऐसी चीजें हैं जिससे शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट मिल जाता है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पॉलिटिशियंस वो चीजें करते हैं जिससे वोटर को तुरंत पता लग जाए कि ये फायदा मुझे अपने पॉलिटिशियन ने दिया। बस हाईवे बनाना काफी नहीं है, हाईवे को इनॉग्रेट भी करना होता है। बस सब्सिडी देना काफी नहीं है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना जहां आप क्रिकेट मैच की तरह एक मैन ऑफ द मैच जैसी प्रेजेंटेशन करो, वो भी जरूरी है। पर रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ ट्वीट करना तो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरे पॉलिटिशियंस ने ये क्यों किया? विजिबिलिटी के लिए। आज के मीडिया एनवायरनमेंट में जब आपकी आंखों के सामने सैकड़ों वीडियोस हैं, उस समय विजिबिलिटी पाना बहुत मुश्किल है। और पॉलिटिशियंस को पता है कि एक बढ़ती हुई कंट्रोवर्सी में अपने हाथ निचोड़ने से उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ट्वीट किया क्योंकि असम की बेरोजगारी को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है। लैंडसेट की स्टडी ने दिखाया कि हमारे देश के पोल्यूशन की वजह से शहरों में 7% डेथ्स एयर पोल्यूशन से होती है। पार्लियामेंट में 46% सिटिंग मेंबर्स के खिलाफ एक क्रिमिनल केस है और 31% के खिलाफ सीरियस केस, इंक्लूडिंग रेप, किडनैपिंग और मर्डर। देश में कोई भी शहर लिवेबल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब है, हर जगह धूल और मिट्टी है, कचरा पड़ा हुआ है और हवा में एयर पोल्यूशन है। पर अगर एक यूट्यूबर के जोक के बारे में नेशनल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए जिस पर मैं ट्वीट करूं, तो ना मेरे ऑपोजिशन को कोई अटेंशन देगा और ना देश की प्रॉब्लम्स पर। और इस स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें इंडिया में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जाना चाहिए वॉशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि अटेंशन को डोमिनेट करके किसी भी लीडर को कितना फायदा मिलता है। 30 साल पहले पॉलिटिशियंस डिबेट करते थे मुद्दों पर लोगों को कन्विंस करने के लिए। उस समय स्ट्रैटेजी होती थी कि पहले लोगों का अटेंशन मिल जाए, जब अटेंशन मिल गया मुझे, तब मैं उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगा किसी भी पब्लिक पॉलिसी पर आज अटेंशन ही गोल है। इसलिए हर पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहा है विजिबिलिटी के लिए। और विजिबिलिटी पाने के लिए सब पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। इमेजिन करो कि एक कमरे में कई लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और सडनली एक आदमी आता है और वो लाउड स्पीकर पर चिल्लाने लग जाता है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो बोल क्या रहे हैं और उनकी बातों में कोई लॉजिक है या फिर नहीं। मैटर ये करता है कि सब लोग अभी उनको ही सुन रहे हैं। और यही हो गया हमारी पॉलिटिक्स में। और एक बार पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए तो हमारी मीडिया चैनल्स ने भी छलांग लगा दी। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये साइकिल हर हफ्ते हमारे देश में रिपीट होता है। कुछ हफ्ते पहले सैफ अली खान नेशनल न्यूज थे, 3 साल पहले आर्यन खान की अरेस्ट नेशनल न्यूज थी, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की डेथ। और हर मौके पर अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर आपको बोल रहे थे जैसे मान लो उनका लाइफ मिशन है। पर कुछ दिन बाद सब गायब, तमाशा खत्म हुआ और सब लोग अपने घर चले गए। क्या किसी आम आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, पर लोगों को एंटरटेनमेंट मिल गया और पॉलिटिशियंस को डिस्ट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्यन खान का ड्रग केस हो या फिर सैफ अली खान का अटैक केस हो, उन पर कुछ भी अटेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम है कि कितना ज्यादा अटेंशन दिया जाता है इन मुद्दों पर एक ऐसे देश में जहां गरीबी, भुखमरी अभी भी नॉर्मल चीजें हैं। आप खुद इमेजिन करो कि अभी असम पुलिस की एक टीम है जो गुवाहाटी से मुंबई जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक ऐसी स्टेट में जहां 13,000 पुलिस कर्मियों की कमी है। पॉपुलर राइटर नोआम चॉम्स्की ने एक प्रोपेगेंडा मॉडल के बारे में बात करी थी, जहां वो कहते कि कुछ मुद्दों को जानबूझकर एम्पलीफाई किया जाता है और दूसरों को इग्नोर। सेलेक्टिव आउटरीच जो हो रहा है रणवीर के जोक के बारे में, वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को समाज की परवाह है, बल्कि ये एक बहुत कन्वीनियंट चीज है। अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है पॉलिटिक्स और मीडिया का, ये एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाया था रणवीर के एक पॉडकास्ट के बारे में, और उसके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मोहक ने तो उसका डाउनफॉल प्रेडिक्ट किया था। भाई, मैंने रणवीर को क्रिटिसाइज नहीं किया था, उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज किया था। दोनों में डिफरेंस है। मैं रणवीर के कंटेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि वो जेल जाए। इनफैक्ट अभी रणवीर और समय पुलिस एक्शन फेस कर रहे हैं और मैं नहीं, ये बस लक की बात है। मैंने कई वीडियोस बनाए जिसके लिए कन्वीनियंटली मुझे जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि मुद्दा रणवीर के जोक के बारे में है नहीं, मुद्दा है कि कौन कब वायरल हो रहा है। और अगर आपका बुरा वक्त निकला
और एक पॉलिटिशियन उस समय अटेंशन चाहता है तो आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज। और अगर आप इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो तो अपने आसपास के लोगों का अटेंशन बदलो। पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा जहां कई इमेजेस शेयर करी हैं जो मेरे हिसाब से हमारे देश के कोर इश्यूज पर फोकस वापस लाती है। अगर आप इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो तो उन इमेजेस को व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर करो ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। डिस्ट्रैक्शन को जीतने मत दो।